हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग CCCE के बारे में अध्ययन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरे वीडियो की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस इसको पूरा देखिएगा। मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें CCE जो होता है, इसका फुल नेम क्या होता है? CCE इसका फुल नेम क्या होता है? तो इसका फुल नेम होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब शिक्षण कार्य करते हैं, तो हम लोगों का कुछ उद्देश्य होता है कि हम किस लिए शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मतलब कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं और बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इसका कुछ उद्देश्य होता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम कौन सी स्किल इसमें प्रयोग करें कि बच्चे आसानी से सीख जाए, और उसका बाद में मूल्यांकन करना ही, मतलब उसका जो बाद में हम लोग मूल्यांकन करते हैं, बहुत डीपली मूल्यांकन करते हैं, और उसमें हम लोग का भी मूल्यांकन होता है। उसे ही अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। तो जब हम कभी कोई शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे मन में उसे करने के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रक्रिया से बच्चों ने सीखा या नहीं। देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर। मतलब कि ये है, ऐसे है, सीखा या नहीं, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया का मूल्य निर्णय करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक। तो हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कैसे करते हैं उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक। मूल्यांकन के प्रक्रिया का महत्व क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने में आपकी सहायता करती है। शिक्षण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसका यही उद्देश्य होता है। यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना और कितना अच्छी तरह से सीखा, इसका भी मूल्यांकन होता है, यही उसका उद्देश्य होता है। अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उसके अनुसार सुधार ला सकते हैं, मतलब उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। अगर पढ़ाने का स्किल थोड़ा गड़बड़ है तो उसमें क्यूरियोसिटी आती है और अनुभव होने लगता है कि अब कैसे पढ़ाएं कि बच्चे आसानी से सीख सकें। मंद गति छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना बना सकते हैं, मतलब जो मंद गति से सीखता है बालक, तो उसका उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाया जा सकता है कि बालक, वो जो मंद बुद्धि का बालक है, उसको सिखाने का अलग अलग स्किल लाया जा सकता है। तीव्र गति से सीखने वाले छात्रों के लिए समुन्नयन कार्य की योजना बना सकते हैं, मतलब कि उसके उन्नयन की, मतलब उसकी गति को और तेज करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका योजना बनाया जा सकता है, यही उसका उद्देश्य होता है। अब देखिए असाइनमेंट क्या होता है, आकलन। ठीक। तो यह मूल्यांकन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रमाण एकत्र करने का एक माध्यम होता है, जिसे आकलन कहा जाता है। ठीक। तो आकलन का अभिप्राय अंतिम निर्णय से नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। जैसे यह अंतिम निर्णय नहीं होता, जैसे कि यह अंतिम निर्णय नहीं होता है, जैसे कि बता दिया जाए कि बालक की मैंने पढ़ने की जैसे कि गति अगर निम्न होती है तो यह नहीं माना जाएगा कि अब वो बालक नहीं सीखता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। इसी मतलब कि इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि अंतिम स्टेज नहीं होता है, अंतिम स्टेज नहीं होता है, इसके बाद भी उसमें चेंजिंग लाया जा सकता है। चेंजिंग बार बार लाकर उसको मतलब तीव्र गति से सीखने में तत्पर किया जा सकता है। तो आकलन का अभिप्राय अंतिम निर्णय से नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रेक्षण मतलब आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है। आकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है, मतलब जांच पड़ताल करना है, अर्थात आकलन प्रक्रिया आधारित होती है। अब देखिए, वो तो आकलन था, अब मूल्यांकन आ गया, मतलब इवेल्यूशन। इसका मतलब मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इसका उद्देश्य सीखने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना है, बिना यह जाने कि बच्चे ने क्यों और कैसे यह स्तर प्राप्त किया है। इस प्रकार मूल्यांकन एक निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे की गुणवत्ता को जांच करने और उस गुणवत्ता को एक मूल्य विशेष देना, जैसे कि अंक अथवा ग्रेड प्रदान करना। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन उत्पाद आधारित होता है। यह बच्चे की गति की तुलना उसकी स्वयं की पिछली प्रगति से करता है, बजाय उसके लिए कि किसी दूसरे बच्चे ने उसकी प्रगति की तुलना करे। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं जब तैयारी करता था तो मेरा थोड़ा मान लीजिए कि कम आता था नंबर, अगली बार थोड़ा सा मेहनत किया तो थोड़ा अधिक आया। तो इन दोनों में
कंपैरिजन करना, ना कि किसी अन्य बालक से कंपैरिजन करना। मेरा स्वयं के पिछले रिकॉर्ड से कंपैरिजन करना ही यह मूल्यांकन कहा जाता है, इसी को ही मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखिए अब CCE मतलब इसका फुल नेम मैं बताया हूँ, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब कि CCE। तो इसको हम देख लेते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE अधिनियम 2009, मतलब कि कब लागू हुआ था? अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया है। अधिनियम के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह मतलब पूरी होने तक लागू किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा जब तक पूरा ना हो जाए तब तक के लिए लागू रहता है बालक पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसको मूल्यांकन को सभी 3 प्रमुख लक्ष्य होता है। कौन? संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। संज्ञानात्मक के कितने मतलब कि मूल्यांकन के कितने लक्ष्य होता है? तो 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। सभी अधिगम मतलब कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक अनुक्रमिक रूप में होता है, अर्थात सरल से जटिल की ओर होता है। जब तक सरल कार्यों पर अधिकार प्राप्त न कर लिया जाए तब तक अगले स्तर को नहीं सीखा जा सकता, अतः मूल्यांकन सतत होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और व्यापक आधार पर शिक्षा और अन्य व्यवहार परिणामों का आकलन है। सतत आकलन यह हमें संकेत देता है कि बच्चे के सीखने में कहाँ कमी रह गई है, जिसमें सुधार करने के लिए शिक्षक उचित समय पर कदम उठा सके। साथ साथ यह भी पता चलता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है और कहाँ उसे विशेष मदद की ज़रूरत है। ठीक। सतत आकलन को आमतौर पर संरचनात्मक आकलन भी कहते हैं, मतलब समेटिव असेसमेंट। शिक्षक सोचता है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रतिदिन उसे सांकेतिक की एक बड़ी संख्या के आधार पर हर बच्चे की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखना है। शिक्षकों को हर समय आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक अपनी डायरी में सिखाने में सुधार के लिए केवल वही बातें रिकॉर्ड करे जो उसके वास्तविक रूप से उपयोगी लगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विषय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है, जिसमें छात्र के विकास की सभी पक्ष शामिल होता है। अब इसमें देखिए, व्यापक और समग्र आकलन, मतलब कि व्यापक या फिर समग्र आकलन, तो इसका अर्थ बच्चों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी से, मतलब कि बच्चों का जो सर्वांगीण मतलब कि सब अनेकों प्रकार से चौमुखी विकास के बारे में जानकारी देता है, इसे ही व्यापक या फिर समग्र आकलन कहा जाता है। व्यापकता उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करती है जो कि विभिन्न कौशल, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को उजागर करे। व्यापक आकलन एक प्रकार का संकलित या फिर समेकित आकलन होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से यह भी एक गलत अवधारणा है कि प्रत्येक बच्चे की प्रोन्नति देनी है, चाहे वह सीखे या नहीं। ऐसा नहीं होता है, नहीं सीखेगा चाहे सीखेगा, उसको सिखाना पड़ेगा ना, तो उसको सिखाने की बहुत ज़रूरत होता है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सीखने के भरपूर अवसर और सहायता मिले जहां भी उसे ज़रूरत हो, अर्थात शिक्षक पूरे वर्ष आकलन की जांच करे और उन विधियों को अपनाए जिससे कि बच्चे के असफल होने या न सीख पाने की नौबत ही नहीं आएगी। मतलब प्रयास ये करना है कि बालक कुछ न कुछ प्रत्येक दिन सीखे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को गलती से पूरी तरह से शिक्षक को ही जिम्मेदार समझ लिया जाता है। वास्तव में CCE विभिन्न लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है, जैसे प्रशासक, अभिभावक, शिक्षक और बच्चे। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य निम्न अधिगम क्षेत्रों में छात्र के विकास का निर्धारण करता है। देखिए, ये जो CCE ये सभी विषय के लिए इम्पोर्टेंट है। बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, ये सब के लिए, सभी विषय के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं। ज्ञान है, समझ या फिर व्यापकता है, लागू करना है, इसमें विश्लेषण करना है और मूल्यांकन करना है तथा सृजन करना है। देखिए अब देख लेते हैं हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन। तो निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन, जिसे फॉर्मेटिव एवेल्यूशन इसे ही कहा जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें इसका पॉइंट क्या है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए सहायक है। मतलब कि लगातार, मतलब कि जो फीडबैक बच्चे का मिलता है उसके लिए सहायक होता है।
यह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, मतलब कि निर्माणात्मक आकलन कहलाता है। इससे बच्चों के सीखने की ज़रूरतों, पाठ इकाई में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान शिक्षक को मिलता है। मतलब इसमें ये नॉलेज होने लगता है शिक्षक को कि बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या कमियां रह गई है। वैसे तो बालक में कोई कमियां नहीं रहती है, पढ़ाने का स्किल थोड़ा सा गलत रहेगा तो बालक नहीं सीख पाएगा। तो इसमें बालक के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन और आकलन हो जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से शिक्षक पाठ पढ़ते समय यह पता करता है कि छात्र ने पाठ की समझ को कितना प्राप्त किया है। रचनात्मक मूल्यांकन से छात्र तथा शिक्षक दोनों को अधिगम प्रक्रिया में लाभ मिलता है। बात सही है, वही मैं बताया हूँ कि दोनों का मूल्यांकन हो जाता है। अब देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम्स बच्चे की कमजोरियों को जानने में सहायता करता है। क्या निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है वो बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायता करता है। ये नहीं कि सारी कमजोरी जैसे कि पतला दुबला मोटा ये सब नहीं, जैसे कि क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, कहाँ उसकी कठिनाई हो रही है, पठन विकार कहाँ हो रहा है, समझ कहाँ नहीं आ रही है, उसको जानने में एक हेल्प मिलता है, सहायता मिलता है। छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है, अर्थात बच्चों की प्रगति में सहायक है। छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि बालक जब जान जाएगा कि मतलब कि टीचर जान जाएगा कि बालक कैसे नहीं सीख पा रहे, तो जब उसको वो कमजोरी पूरा कर देगा, सिखा देगा, तो छात्रों का अध्ययन की ओर अग्रसर होगा ही ऑटोमेटिक। यह शिक्षकों को मूल्यांकन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अपने अध्यापन की ओर प्रभावी बनने तथा उसमें सुधार करने में सक्षम करता है। यह छात्रों को स्वयं सीखने में उसकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। छात्रों को प्रतिक्रिया के बाद उसके काम को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। कैसे पढ़ाया जाना है यह तय करने के लिए सीखने की विभिन्न शैलियों व विधियों को समाविष्ट करता है। कौन? निर्माणात्मक मूल्यांकन। यह नैदानिक और सुधारात्मक है। ठीक। निर्माणात्मक मूल्यांकन को सीखने के लिए आकलन, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है इसको ही। यह छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उसकी मदद करेगी। यह अनौपचारिक होता है, यह कक्षा के संदर्भ में संपन्न होता है या पाठ के बीच बीच में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मौखिक प्रश्न उत्तर, कक्षा में वाद विवाद का मतलब फाइटिंग वगैरह नहीं, मतलब वार्तालाप वगैरह। अवलोकन डायरी। आप देखिए योगात्मक मतलब संकलनात्मक मूल्यांकन, मतलब समेटिव इवैल्यूएशन। इस मतलब आप देखिए सीखने का आकलन, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि इस मूल्यांकन सत्र के अंत में एक निश्चित अवधि के बाद होता है। यह बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जानने के लिए किया जाता है, मतलब कि यह टोटल फाइनल मतलब एग्ज़ाम की बात किया जा रहा है, मतलब लास्ट एग्ज़ाम की बात कर रहा है, मतलब अगली कक्षा में जाने वाली बात किया जा रहा है। तो ये होता है सीखने का आकलन। इससे योगात्मक मूल्यांकन अधिक औपचारिक होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। इसके द्वारा एक शिक्षक यह जान सकता है कि उसकी शिक्षक प्रक्रिया कितनी सफल रही, मतलब कितनी प्रभावशाली रही, कितनी स्किलफुल रही। योगात्मक मूल्यांकन में छात्र को अंक या फिर ग्रेड दिए जाते हैं जो उसके प्रदर्शन के स्तर को बताता है। यह शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि के बारे में बताता है। योगात्मक मूल्यांकन को सीखने का आकलन भी कहा जाता है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन को ये नोट कर लीजिएगा, योगात्मक मूल्यांकन को सीखने का आकलन भी कहा जाता है। सीखने का आकलन किसको कहा जाता है? योगात्मक मूल्यांकन को। इससे हम किसी कार्य को खत्म करके यह जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा है। उदाहरण के रूप में पोर्टफोलियो जैसे हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया, सेमेस्टर परीक्षा हो गया, वार्षिक परीक्षा हो गया, तो ये सभी होता है इसमें। अब देखिए मूल्यांकन के प्रतिमान या फिर प्रक्रिया क्या होता है? पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत 4 रचनात्मक आकलन तथा 2 योगात्मक आकलन होता है। प्रत्येक रचनात्मक आकलन छात्रों के अंतिम रिपोर्ट कार्ड में 10% का वेटेज लेता है। पहले समेटिव असेसमेंट मतलब SA को अंतिम रूप में 20% का वेटेज मिलता है, जबकि दूसरे योगात्मक आकलन को 40% का वेटेज मिलता है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन के चरण तथा उपकरण। मूल्यांकन के प्रमुख चरण इस प्रकार है, देखिए क्या है। चरण प्रथम जो है जान करना है, आंकड़े एकत्र करने की बात इसमें होगा। अब बच्चों को सीखने के बारे में जानकारी देने वाले एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आपकी अतिरिक्त कुछ और व्यक्ति स्रोत जिनसे बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभिभावक, बच्चों के मित्र, सहपाठी, अन्य शिक्षक, समुदाय के सदस्य। पोर्टफोलियो बच्चे के प्रदर्शन का एक समृद्ध स्रोत होता है जो बच्चे की प्रगति के आकलन व रिपोर्ट के लिए उसके पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो लिखते समय बच्चों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य, परियोजना कार्य तथा अन्य कई कार्यों को ध्यान में रखना चाहिए। सूचनाओं का अभिलेखन, ये चरण 2 है। ये मतलब आँखों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक बच्चे के सीखने में सुधार ला सकता है एवं फीडबैक दे सकता है। इसमें शिक्षक बच्चे की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से कर सकता है। रिकॉर्डिंग के संबंध में ध्यान रखने वाली बातें निम्न हैं। तो बातें कौन कौन सी है? एक निश्चित अवधि के बाद बच्चे के कार्य का आकलन करें। बच्चे के सीखने के स्तर के साथ उसके कार्य के बारे में विवरणात्मक टिप्पणी लिखें। पोर्टफोलियो के बच्चे के कार्य के नमूने रखें और उसका आकलन करें। थर्ड वाला चरण थर्ड, प्रत्येक छात्र का प्रोफाइल तैयार करना है। तो प्रोफाइल में क्या रहेगा? छात्रों के किन्हीं असामान्य घटनाओं, परिवर्तनों, कमियों, खूबियों, समस्याओं, विशेष अवलोकन का नोट करना होता है। अब देखिए चरण 4 में क्या होगा कि सुधार के लिए योजना बनाना, कि बच्चों में कैसे सुधार किया जा सकता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो प्रति छात्र को सार्थक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अधिक कमज़ोर ज़रूरतमंद छात्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। अधिक उन्नत छात्रों को चुनौती देते हुए सार्थक शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखिए मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। निष्पादन परीक्षण, तो इसमें क्या होता है कि निष्पादन परीक्षण एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें परीक्षार्थी को वास्तविक क्रिया या कोई कार्य करके दिखाना होता है। ग्रेड तथा उपयोगी टिप्पणियां भी दी जाती है। इससे मतलब इसे एक व्यक्ति से या फिर समूह में करवाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण इसमें क्या है कि उपकरण का उपयोग करवाना, किसी उपकरण का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चित्र बनाना, इसमें अध्यापक को बच्चों की अधिगम शैली तथा निष्पादन संबंधित व्यापक सूचनाएं मिलती है। शिक्षक तथा बच्चों के बीच संप्रेषण को बढ़ावा मिलता है तथा स्वयं मूल्य निर्धारण करने के भी अवसर बढ़ते हैं। प्रेक्षण, देखिए ऑब्जर्वेशन। अवलोकन या फिर प्रेक्षण शब्द का अर्थ है चीज़ों को एक उद्देश्य के साथ देखना, मतलब उसमें क्या देखा जा रहा है उसका एक कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। व्यवहार का अवलोकन पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में अति अनिवार्य है। सूचना एवं ज्ञान के अलावा यह बच्चों की मनोवृत्तियों लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मनोवृत्तियों एवं मूल्यों को समझने में सहायता करती है। इसके द्वारा बच्चों की समस्या सुलझाने की योग्यताएं, कक्षा में विविधता के प्रति प्रतिक्रिया, विचारों एवं समाज का विकास आदि का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए रेटिंग स्केल भी होता है, निर्धारण मापनी जिसे कहा जाता है या फिर रेटिंग स्केल कहा जाता है। किसी परिस्थिति, क्रिया के प्रति विचार या फिर निर्णय की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह निर्णय एक पैमाने या फिर मापने पर मात्रा या फिर गुणवत्ता के रूप में किया जाता है। रेटिंग स्केल बनाने के लिए एक अध्यापक को मापना होता है, उसकी पहचान करनी होती है। स्केल पर इकाइयां तथा वर्ग रखने होते हैं ताकि उस घटक में बदलते हुए दर्जे में अंतर देखा जा सके तथा इन इकाइयों को सुसंगठित विधि से वर्णित करना पड़ता है। जैसे उदाहरण कूड़े के निपटारे तथा उससे जुड़े मूल्यों एवं प्रभावों को समझने के लिए रेटिंग स्केल। अब देखिए यहाँ पे एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू। तो इसमें क्या होगा, साक्षात्कार की विधि में परीक्षण करना, मतलब कि बच्चे से बातचीत करके सूचनाएं एकत्र करना होता है, इसे ही साक्षात्कार कहा जाएगा। मतलब इसमें वार्तालाप किया जाता है। अब देखिए संचित अभिलेख पत्र, मतलब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है, इसमें होता क्या है कि छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि बच्चों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार किया जाता है। इसमें घटनावृत्त मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड, तो स्कूल में घटित होने वाली दैनिक
स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। इसमें किसी घटना में बच्चे के व्यवहार के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चे ने क्या क्या किया है। अब पोर्टफोलियो होता है, ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। पोर्टफोलियो में बच्चे की केवल कार्यों के नमूने ही नहीं बल्कि सभी तरह के कार्यों के नमूने रखे जाते हैं ताकि पूरे वर्ष घर में बच्चे के विकास और प्रगति को देखा जा सके। पोर्टफोलियो शिक्षक और अभिभावकों दोनों को यह जानने में मदद करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और यह बच्चे द्वारा किए गए कार्यों का एक रिकॉर्ड है, न कि केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों का रिकॉर्ड। इसमें बच्चे की रुचि, क्षेत्र, व्यक्तिगत विशेषताएं तथा सामाजिक गुण की जानकारी मिलती है। तो पोर्टफोलियो में यही सब था। देखिए, पोर्टफोलियो को मैं फिर से बता दूं तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का संपूर्ण जानकारी जिस फाइल में रखा जाता है उसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। मतलब बच्चे का लेखा जोखा जिसमें रखा जाता है वही पोर्टफोलियो है। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, मेरा प्रयास कैसा लगा, तो चलिए देखते हैं। एक अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय।